नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हमने पूर्व वीडियो में गुप्त जी का योगदान, गुप्त जी का जीवन परिचय, गुप्त जी की प्रमुख कृतियों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त जी की जो काव्य साधना है कोई सीमित परिधि में, सीमित क्षेत्र में या सीमितता को लिए हुए नहीं है। उनकी काव्य साधना अति व्यापक है, अति बहुमुखी है। उनको किसी एक बिंदु में या दो बिंदु में या तीन बिंदु में बांध देना कठिन है। उनकी इस व्यापकता का अवलोकन, उनकी इन प्रवृत्तियों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करें तो मैं मानता हूं कुछ हद तक हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले अगर बिंदु के रूप में लेना चाहें तो मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम के स्वर को ले सकते हैं। मित्रों, गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। वो द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता और देश प्रेम प्रत्येक कवि की नस नस में भरा हुआ था। उनके मानस में देश की परतंत्रता, देश की गुलामी खटक रही थी और इस गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने देशवासियों के मन में एक लहर, एक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। जब उन्होंने भारत भारती की रचना की तो भारत भारती ने एक प्रकार से भारतीय जनमानस में क्रांति मचा दी और इस रचना के माध्यम से गुप्त जी का राष्ट्रीय स्वर हमारे सामने आता है। और इसके बाद गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से आभूषित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाने लगा। गुप्त जी की एक कविता है मातृभूमि। अगर हम उसकी चर्चा करें तो किस प्रकार गुप्त जी ने देश प्रेम को, देश के सांस्कृतिक गौरव को अभिव्यक्ति दी है, कैसे दिए आप समझ सकते हो इन पंक्तियों के माध्यम से। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में किला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंद विविध विहंग से सिपन सिंहासन है। चाहो तो आप इसे पुनः सुन लीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में किला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंद विविध विहंग से सिपन सिंहासन है। ये हमारे भारतवर्ष का सांस्कृतिक गौरव है। किस प्रकार गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से युक्त देश और समाज की उन्होंने परिकल्पना की है। युगीन चेतना और राष्ट्रीयता का स्वर उनकी लगभग सभी कविताओं में मुखरित होता है। और उन्होंने साथ ही साथ अपनी विचारधारा, अपने चिंतन को स्वर दिया है। क्या कहते हैं वो गुप्त जी? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ
विचारे बैठ करके ये समस्या सभी। पहले हम क्या थे, हमारी स्थिति अब कैसी हो गई, और पता नहीं भविष्य में क्या होने वाले है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना चाहिए। दूसरे बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं गुप्त जी की सामाजिकता, या इसको यूं भी कह सकते हैं समाजोन्मुखी चेतना। गुप्त जी के काव्य में या यूं कहा जा सकता है उनकी सभी रचनाओं में उदात्त व्यक्तित्व, उदात्त चरित्र को महत्व दिया गया और उनका निरूपण किया गया। इनके साथ साथ देश प्रेम, समाज के उद्धार में सहयोग बनने की आकांक्षा स्पष्ट रूप से उन्होंने दर्शाई है। गुप्त जी गांव, नगर, जंगल, जनपद सभी जगह सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। कवि कर्म को ऐसा मानते थे कि कवि कर्म जब तक समाजोन्मुखी नहीं होगा, कवि कर्म निरर्थक होगा। क्या कहा है उन्होंने कवि कर्म के बारे में? क्या कहा है? धैर्य च्युतों को धैर्य से कभी ही मिलाना जानते, वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते हैं। तो गुप्त जी का अनेक रचनाएं हैं, चाहे आप नहुष को ले लीजिए, चाहे आप किसान को ले लीजिए, चाहे आप प्रदक्षिणा को ले लीजिए, चाहे आप झंकार को ले लीजिए, चाहे आप जय भारत की चर्चा कीजिए। इन सभी कृतियों में, सभी कविताओं में, सभी रचनाओं में उन्होंने समाज की ओर उन्मुख होने वाली चेतना, समाज में जागृति दिलाने वाली विचारधारा को प्रमुखता दी है और उसकी सशक्त अभिव्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो मित्रों, गुप्त जी की इन कविताओं का अवलोकन के बाद ये कह सकते हैं कि उन्होंने समाज में जो समस्याएं थी, समाज में जागृति लाने की कोशिश की है। अगला बिंदु आता वैष्णव संस्कार या वैष्णव संस्कार। गुप्त जी की रचनाओं में वैष्णव संस्कार थे, क्योंकि गुप्त जी द्विवेदी जी के प्रभाव से प्रभावित थे और स्वाभाविक रूप से या विरासत में ही उन्हें वैष्णव संस्कार मिले थे। बचपन से ही उन्होंने वैष्णव संस्कार प्राप्त कर लिए थे। उनके मन में राम राज्य की कल्पना थी, वे राम भक्त थे और परिणाम ये हुआ, राम राज्य या राम के भक्त होने के कारण उनके मन में सहिष्णुता की प्रवृत्ति भरी हुई थी और उसी कारण से उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। उनकी समन्वय भावना, उनकी उदारता के कारण उन्होंने दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्मों को भी एक नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा, एक सम्मान की दृष्टि से देखा। अगर उनके गुरुकुल और काबा और करबला रचनाओं का हम अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि कहीं भी उन्होंने किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वेष, वैमनस्य और ईर्ष्या की भावना प्रकट नहीं की। उन्होंने उनके प्रति भी उदारता और सहिष्णुता की भावना अपनाई है। गुप्त जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। शील और सदाचार और आदर संस्कारों के लिए वो महत्व देते थे। उन्हीं संस्कार और उदात्तता, निर्मलता, पवित्रता उनकी रचनाओं में प्रतिष्ठित होती दिखाई देती है। अब आप साकेत को लीजिए, तो साकेत जी ने गुप्त जी में वैष्णव संस्कारों को प्रमुखता दी है। क्या दी है? कहा है उन्होंने, सुनिए। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सन्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया। ये कह करके उन्होंने वैष्णव संस्कारों को हमारे सामने पल्लवित किया है, क्योंकि वैष्णव संस्कार मानवतावाद को मानते हैं और गुप्त जी ने इसी मानवतावाद के साथ समता की भावना को
हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने श्री राम के माध्यम से मानव समाज और उसके अधिकारों की बात कही है। क्या कही है गुप्त जी ने? गुप्त जी ने कहा है, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार रहे किंतु शासन को। ये बात कह करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गुप्त जी वैष्णव संस्कारों के मानने वाले थे। अगले बिंदु के रूप में हम चर्चा करते हैं तो आता है नारी स्वातंत्र एवं सम्मान की भावना। मित्रों, गुप्त जी ने इस और महत्वपूर्ण कार्य किया। उपेक्षित नारी पात्रों को उन्होंने वह सम्मान दिलाया है जिसके सही मायने में वो अधिकारिणी थी। आप यशोधरा को ले लीजिए, उर्मिला को ले लीजिए, विष्णुप्रिया में ले लीजिए। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने नारी स्वतंत्रता, नारी स्वावलंबन और नारी की गौरव गरिमा को प्रतिष्ठित किया है। पंचवटी को देखिए, पंचवटी में सीता जी वनवासिनी है, लेकिन वनवासिनी होते हुए भी वो स्वावलंबी है। उनका स्वावलंबी होना उनकी नारी महिमा की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? सुनिए। औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। सीता जी के मुख से ये कहलवा करके गुप्त जी ने उन्हें या उनके स्वावलंबी रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया। नारी जीवन है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो पथगामिनी होती है, उनके बीच अविश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास ही ग्रस्त के सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। गुप्त जी ने इसी भाव को प्रकट करते हुए क्या कहा है, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाई, क्या संगत नहीं वह लाई। गुप्त जी की रचनाओं में उपेक्षित नारी पात्रों को बड़ी सुंदरता के साथ, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नारियों के प्रति गुप्त जी की जो करुण भावना थी, सिर्फ करुणा से युक्त भावना ही नहीं, उनके मन में नारी के प्रति अतिशय करुणा थी। उन्होंने नारी की सहजता, स्वाभाविकता, त्याग में जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति दिए। आप उनकी कृति यशोधरा को देख सकते हो, उर्मिला को देख सकते हो, चाहे विष्णुप्रिया को देख लीजिए। ऐसी आदर्श नारियां प्रस्तुत किए जिनमें त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव और करुणा कूट कूट करके भरा हुआ है। अगर हम उनकी एक रचना सिद्धराज की चर्चा करते हैं तो सिद्धराज में नारी सौंदर्य का चित्रांकन किया गया है। अबला है, किस प्रकार अबला से प्रबला बनती है। वात्सल्य में मां है, स्वाभिमानी नारी है। अतः कहा जा सकता है कि जिस प्रकार गुप्त जी ने नारी भावना को हमारे सामने निरूपित किया है, वो महत्वपूर्ण और प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगली विशेषता के अगर रूप में लिया जाए तो हम ले सकते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। मित्रों, द्विवेदी युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानवतावाद, क्योंकि सुधारवादी प्रवृत्ति थी और इस सुधारवादी आंदोलनों के साथ ही गुप्त जी गांधीवाद से भी प्रभावित थे। परिणाम यह हुआ कि उनकी रचनाओं में गांधी चिंतन पर्याप्त मात्रा में समावेशित हो गया। जब गांधी चिंतन समावेशित हो गया तो कवि के मन में जन कल्याण की भावना, लोक मंगल की भावना,
सत्कर्म की अभिलाषा और सादा जीवन और उत्कृष्ट विचार तथा आचरण की पवित्रता को बल देने की कामना उठी और ये सभी कामना उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की। अब आप साकेत को लीजिए। साकेत महाकाव्य के अंतर्गत गुप्त जी ने गांधीवादी तथा मानवतावादी चिंतन को प्रस्तुत किया है। किस प्रकार उन्होंने सशक्त अभिव्यक्त किया है। क्या कहते हैं इस संबंध में वनवासी राम, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेगा वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन में होगा तब न कर्म से होगा। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गांधी जी ने जिस राम राज्य की आदर्श कल्पना की थी, जिस विश्व मानवता की उन्होंने कल्पना की थी, गुप्त जी ने उसका समर्थन किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन विभिन्न प्रवृत्तियों को निरूपित किया। काव्य शिल्प की दृष्टि से हम देखते हैं तो गुप्त जी का कथानक अधिकांश ऐतिहासिक है, राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप डला है और सामाजिक संदर्भों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों में रचना की है। गेयता का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, छंदों का और अलंकारों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। रीतिवादियों का सौंदर्य भी उनकी रचनाओं में विद्वान है। छंदों की गति के साथ भाषा को अभिव्यक्ति क्षमता को बनाए रखने में भी ध्यान रखा है। उनकी भाषा में विविधता है, वक्रता है, अतिशयता भी है। अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए उनकी शिल्प विधान के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों की बहुलता है, तो बोलचाल के शब्द भी है। दोनों का अनमेल प्रयोग भी है। पंचवटी को देखिए, भाषा की बड़ी सहजता है, व्याकरण सम्मत चुस्त दुरुस्त वाक्य का प्रयोग गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, आप यशोधरा में आए तो यशोधरा तक आते आते उन्होंने भाषा को परिष्कृत बना दिया था और वे बड़े ही सहज रूप से विविध भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने लगे थे। शब्दों और वाक्यों की पकड़ पर गुप्त जी मजबूत थे। उन्होंने भाषा में सामासिकता का प्रयोग भी किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है। जैसे भाव थे, जैसे प्रसंग थे, जैसे पात्र थे, भाषा प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को मधुर और सरस बनाती गई। तो ये कहा जा सकता है भाषा की दृष्टि से भी गुप्त जी की रचनाएं प्रौढ़ और पूर्ण थी। तो हमने जो गुप्त जी के काव्यगत विशेषताएं आज पढ़ी, उनसे सिद्ध होता है कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से गुप्त की रचनाएं सक्षम, पूर्ण और सफल रचनाएं हैं।